पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन पर जानकारी। ग्लैडियोलस की फसल में समसामयिक कार्य। पशुपालन व्यवसाय आज के समय में सतत आमदनी का जरिया है, जिसमें किसान भाइयों का अधिकांश खर्च पशुओं के आहार प्रबंधन पर होता है। अतः किसान भाइयों, आप इन दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन किस प्रकार करें, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालन कम समय एवं कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सह व्यवसाय है, जिसे प्रदेश के सभी किसानों ने कृषि के साथ अपना रखा है, ताकि मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। लेकिन इस व्यवसाय में आमदनी का अधिकांश खर्च इनके आहार पर होता है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई पशुओं को जो आहार देते हैं वह बाजार से खरीद कर लाते हैं। वह पशुपालकों के लिए काफी महंगा पड़ता है। इसके अलावा वह पूरी तरह से संतुलित भी नहीं होता है। ऐसे आहार पशुओं को खिलाने से वे कमजोर तो होते ही हैं, साथ ही उनको मौसम के अनुरूप आहार नहीं मिलने के कारण वांछित उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि पशुओं को संतुलित एवं सस्ता आहार दिया जाए, ताकि पशुओं की आवश्यकता भी पूरी हो और आहार पर लागत भी कम आए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पशुपालक भाई सस्ता एवं संतुलित आहार कैसे बनाएं एवं पशु को कितनी मात्रा में देवें। इस संदर्भ में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने मुलाकात की विषय विशेषज्ञ SM मीणा से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया है और सर्दी के मौसम में किस तरह का पशुओं को पोषण दिया जाए, आहार प्रबंधन किया जाए, इसके बारे में हमारा किसान अनभिज्ञ रहता है। किसान अपनी उस रफ्तार से ही उसको आहार देता रहता है, उसमें बदलाव नहीं करता। लेकिन किसान भाइयों, आपको ये पता रखना चाहिए कि बदलते मौसम में पशु आहार भी बदलना पड़ता है और उसकी आहार क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता भी समय समय पर बदलती रहती है। किसान भाइयों, आप जानते हो गर्मियों के अंदर पशु कम खाना खाएगा, सर्दियों में उसको ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो ज्यादा आहार ग्रहण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। लेकिन हमारा जो अनभिज्ञ किसान है, वो पशुपालक है, वो लगातार जो चारा वो गर्मी में खिला रहा था वही उसको सर्दी में खिलाने की कोशिश करता है। उससे उसकी प्रजनन क्षमता प्लस उसकी उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसान भाइयों, 60% खर्चा आप संतुलित आहार पर करते हो, तो आप ये बात का ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का खाना पशुओं को खिलाना चाहिए, मैं आपको ETV के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इससे पहले ये ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में आहार ग्रहण क्षमता पशु की बढ़ जाती है।
क्योंकि पशुओं का जो तापमान निश्चित होता है उस तापमान को बनाए रखने के लिए, ये सामान्य सी बात है कि सर्दियों में पशु का तापमान गिर जाता है, तो उस तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए आपको ऐसा आहार देना चाहिए कि वो तापमान बना रहे। इसका सीधा अर्थ एक ही है कि उसको सर्दियों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए आपको वो ही चारे खिलाने पड़ेंगे, वो ही बाट खिलाना पड़ेगा जो उसका ऊर्जा दो। इसके लिए मैं आपको जो आहार बताना चाहता हूं वो आहार इस तरह है। जौ, मक्का या जौ का दलिया 30 भाग और 42 भाग आप इसके अंदर लो चोकर, 25 भाग इसमें लो आप जो तेलीय पदार्थ यानी जिसको आप पीना कहते हो या खली कहते हो, 2 भाग इसमें आप खनिज लवण लो और 1 भाग नमक, यानी इस तरह का आप चारा इसको खिलाएं। सर्दियों में जो दूसरा प्रबंधन है वो है कि जो भी आपने बाट बनाया, जनरली आपको बाजरे का बाट बनाना चाहिए, उसमें आप कम से कम आधा किलो गुड़, तो गुड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सर्दियों में, आप उसमें गुड़ डाल दें और तापमान को बनाए रखने में बहुत सहायता करेगा। इसके अलावा उसकी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जब हरे चारे की हम बात करते हैं, जो 400 किलो वजनी जो पशु होता है उसको सामान्य तौर पर 8 से 10 किलो हरा चारा प्रतिदिन देना चाहिए और 1.5 किलो उसको कंसंट्रेट देना चाहिए। लेकिन जब दुग्ध उत्पादन वाले पशु की अगर हम बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन वाले पशु को आपको 4 से 5 किलो हरा चारा, बरसीम या लूसर्न का चारा प्रति किलोग्राम दूध पर अवश्य देना चाहिए। इसी तरह बरसीम की हे जो आपने बना रखी है, उस हे को आप 2 से 2.5 किलो मतलब सूखी घास प्रति किलोग्राम दूध पर अवश्य दें। यह तापमान को आपको मेंटेन रखेगी। दुग्ध उत्पादन के लिए आपको इनके अलावा, यानी जो गाय की जब बात आती है तो जो मैंने ये जो बाट बताया, इसके अलावा 2.5 किलो दूध पर भैंस को 1 किलो अलग से कंसंट्रेट आपको खिलाना पड़ेगा और गाय को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो कंसंट्रेट आप अलग से खिलाएं। अब इससे तापमान आपका मेंटेन हो गया। और उस तरह की से उसकी जो ग्रहण क्षमता की जब तक बात आती है तो ग्रहण क्षमता सर्दियों में बढ़ जाएगी। तो उस ग्रहण क्षमता को पूरी करने के लिए आपको हरे चारे, सूखी घास, कड़वी है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऊर्जा वाली जो मैंने बात बताई वो बरसीम और लूसर्न से आप मिलेगी। बाट की जो बात मैंने बताई वो आपको जो गरम जो खाना है जिसको अपन बाजरा कहते हैं उसके उपयोग से वो आप उसको खिलाओ, साथ में आप उसको गुड़ दो। ये तमाम जो चीजें हैं वो पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगी जो उसको ऊर्जा देंगी। अगर आपने समय के साथ मौसम के अनुसार अगर इसको नहीं बदला तो वो तापमान उसका गिर जाएगा, उत्पादन आपका घट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि संतुलित आहार में इन पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इन संतुलित आहारों को ध्यान में रखने के लिए आपको इन तमाम जो मैंने विधियां बताई इसको आप ध्यान रखें और इस पोषक तत्वों से, इस आहार से, इस ऊर्जा वाले आहार से उसका तापमान बना रहेगा और उसको किसी तरह की मतलब समस्या नहीं आएंगी और किसी भी तरह का दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश के जिन कृषकों ने फूलों की खेती के अंतर्गत ग्लेडियोलस फसल लगाई है वो अभी वनस्पति के बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी और इस फसल से अधिक उपज के लिए कौन कौन से कर्षण कार्यों को करना होगा, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारी ये प्रस्तुति। कृषि विविधीकरण के अंतर्गत किसान भाई अपनी फसल प्रणाली में परंपरागत फसलों के साथ फूलों की खेती भी कर रहे हैं, जिनमें गेंदा, गुलदाउदी, रजनीगंधा, गुलाब व ग्लेडियोलस इत्यादि की खेती प्रमुख है। यहाँ हम ग्लेडियोलस की बात करें तो इसके फूलों की बढ़ती मांग के कारण इसकी खेती का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जिन किसान भाइयों ने ग्लेडियोलस की खेती कर रखी है उनकी फसल उनकी रोपाई के समय अनुसार विभिन्न अवस्थाओं पर होगी,
अतः इस फसल से अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने हेतु आपको कुछ समसामयिक कार्य जैसे खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन एवं पौध सुरक्षा इत्यादि को अमल में लाना होगा। लेकिन प्रायः देखा गया है कि इन तकनीकी बिंदुओं की जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती। तो फूल उत्पादक भाइयों, यदि आपने भी ग्लैडियोलस की फसल लगा रखी है तो उसमें कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी देने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कीर्ति। ये जो अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इधर ग्लैडियोलस जो फसल दिख रहा है, जो बहुत भी महत्वपूर्ण मतलब बने फ्लावर या फूल का बने पौधा कहलाता है। अभी जो अपन खड़े होके देख रहे हैं यहाँ पे ग्लैडियोलस का पौधा जो लगा है, ये करीब 40 दिन का हो गया है। सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी मतलब बने मेंटेन करके इसको हम लोग ने लगाए हैं ऐसे करके। और लगाने के बाद में लगाते समय इसमें सुपर फास्फेट पोटास की मात्रा पर हेक्टेयर के आधार पे 160 किलो मतलब नाइट्रोजन और 100 किलो आसपास मतलब बने सुपर फास्फेट और 80 किलो पोटास की मात्रा देते हैं। और ये जो पोटास और सुपर फास्फेट की मात्रा को आधार रूप में देते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भाग में, पहला तो बेसल उसमें एक चौथाई, उसके बाद में बच्चे जो रहते हैं उसको 2 भाग में करते हैं। 20 दिन के अंतराल पे इसको खेत में देकर लोग इसको अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देते हैं इसमें से करके। फिर निदाई गुड़ाई तो कॉमन चीज़ है, वो चलता है। फिर बाद में अपन देखते हैं कि इसमें एक बार मिट्टी चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब फूल आने लगता है तो उस समय क्या है, फूल के वजन के कारण मतलब ये गिरने लगता है, जिसको लाजिंग कहते हैं। तो वो फूल की क्वालिटी मतलब मैंने ख़राब होने लगती है। इसलिए 1 या 2 बार अगर गुड़ाई करते समय मिट्टी चढ़ा दे तो मतलब पौधा मतलब सीधा खड़ा रहता है और सुंदर फूल आता है इसमें से करके। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सिंचाई का हर 10-12 दिन में हम लोग इसमें सिंचाई करते हैं। जैसे जैसे मतलब अभी ठंड के सीज़न आ रहा है तो 8-10 दिन में सिंचाई करते हैं। और सिंचाई करने के बाद में फिर जैसे किसी प्रकार की कोई यानी बीमारी या कुछ इस टाइप का लक्षण दिखता है तो यानी लगता है। जो वैसे इसमें कीड़ा तो हम लोग अभी तक मैंने 2 साल के परीक्षण में देखे कि किसी प्रकार की कीड़ा से इसमें हानि नहीं हुई है। अब बीमारी भी इसमें पत्ती में कभी कभी यानी ऊपर में भूरापन आता है, जिसको बोरान डिफिशिएंसी के कारण बोलते हैं। तो उसके लिए बोरेक्स पाउडर के मतलब छिड़काव करना चाहिए, या अपने पास जो फंजीसाइड होता है मैंने फफूंदनाशक दवाई जो मैंने बायोस्टिन या मैंने डाइथेनियम 45, दोनों में से किसी एक को 8-10 दिन के अंतराल से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके छिड़काव करना चाहिए इसका। इन जनरल मतलब हम लोग देखे हैं इसमें कीड़ा तो बहुत कम आता है इसमें ऐसे करके। इसको पॉलीफेगस इंसेक्ट जिसको देसी भाषा में भूसा कीड़ा बोलते हैं, वो कभी कभी पत्ती को खुरच के उन्हें खाते रहता है। तो बहुत सिंपल सी यानी बात है कि इसके लिए कोई क्लोरोपाइरिफास नामक दवा या आजकल रोगर शायद बने है, तो अगर रोगर का भी आप नहीं 1 या 2 स्प्रे 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के आधार पे घोल बना करके छिड़काव कर दें तो कंट्रोल हो जाता है। अच्छी तरह से मैंने निदाई गुड़ाई और खाद पानी देने के बाद में जब इसमें फूल आता है तो ये तो किस अवस्था में हम फ्लावर को कटाई करें। तो यहाँ पे किसान भाई या जो भी लगाते होंगे उनको कभी कभी यानी दिक्कतें होती हैं कि हम किस अवस्था में काटें इस टाइप का। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है या अवस्था जो रहता है इसका फूल का कटिंग करने का, वो है कि जब इसका जो फूल आता है उसको स्पाइक बोलते हैं एक्चुअली। तो जब लंबे डंडी में निकलता आता है तो जहाँ नीचे सबसे नीचे का जो फ्लावर मतलब मैंने उसमें एक आध फूल खिलने लगे, उस समय उसको मैंने कम से कम नीचे से 2 गांठ नीचे से कट कर लेना चाहिए और तुरंत इसको छाया में रख करके बाल्टी में पानी भरा रहता है उसमें नीचे भाग को डुबा के रखना चाहिए। इस टाइप का ग्रेडिंग वगैरह करके जहाँ पे भी यानी बाजार में भेजना है तो भेजना चाहिए। जहाँ तक हो सके कि कटाई का मैंने जो सबसे अच्छा समय रहता है शाम का समय रहता है, क्योंकि दोपहर में अगर कटाई करते हैं तो उसमें पानी का जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस बोलते रहते हैं तो वो होता है, जिसकी वजह से यानी हमारा फूल का मैंने जो स्पाइक है वो मुरझाने के चांस रहता है। इसके बाद में जैसे होगा फिर उसको ग्रेडिंग करके आप मैंने बाज़ार में या मार्केट में जहाँ पे फूल का दुकान है वहाँ पे या आप इंडिविजुअल भी जैसे बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती हैं। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सर्दी का ये मौसम कृषि आधारित सह व्यवसायों के लिए काफी मुश्किलों से भरा होता है, जिसमें मौसम के अनुरूप आवास, आहार इत्यादि प्रबंधनों को अपनाना होता है। तो चलिए आज इस कड़ी के माध्यम से जानते हैं बकरी पालन व्यवसाय में शरदकालीन देखरेख के बारे में। कृषि के साथ साथ बकरी पालन का कार्य बहुत से किसान भाई करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, और इसी लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए इस समय विशेष देखरेख एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की ठंड व शीतलहर का मौसम चल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी बकरियों की उचित आवास व्यवस्था, संतुलित आहार तथा आवास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो आपका पशु ठंड की चपेट में आने से बीमार हो सकता है। अतः किसान भाइयों, जाड़े में बकरियों की देखरेख एवं प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर AK सिंह। जाड़े के मौसम में बकरियों को कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मौसम में धीरे धीरे ठंड हो रही है। जैसे कि जो बकरियां गर्भावस्था में हो, तो गर्भावस्था में जो बकरियां हो तो इस समय जो है अगर ब्याने से 1.5 महीना पहले जो है कम से कम उनको संतुलित आहार भरपूर मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है वो अच्छा विकास कर सके और गर्मी में जो है शरीर का तापक्रम बना रहे। इसके लिए आपको जैसे कि चराई पर निर्भर जो बकरियां हैं, जैसे कि आप दिन भर चराते हो उनको, तो कम से कम चराई जो है मतलब कि जब धूप अच्छी तरह से 8-9 बजे निकल जाए तब चराने के लिए निकले, क्योंकि घासों पर से ओस जो है उसमें समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप 4 बजे तक कम से कम चराएं कि 8 घंटा जो है बकरियों की कंप्लीट चराई होनी चाहिए। बकरियां जब 4 बजे शाम को घर लौट के आएँ, उस समय जो है इनको कम से कम जो गर्भवती बकरी है उसको 300 से 400 ग्राम जो है दाना देना चाहिए। बकरी जो है जब ब्याएगी तो ब्याने के बाद जो है बच्चों को विशेष देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस मौसम में ठंड से एवं डायरिया से दोनों से बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है। इससे बचाव के लिए पशुपालक भाइयों, जैसे ही बकरी ब्याती है तो बच्चों को जो है हल्का गुनगुना पानी से खूब अच्छी तरह से सफाई कर लें, और सफाई करने के बाद जो है बकरी के आसपास थोड़ा आग जला देना चाहिए। आग जला देने से के बाद आप भी वहीं रहें और दूर से बच्चों को और बकरी को दोनों को आग की उष्मा दें। इससे क्या होगा कि बच्चे जो पानी से भीगेंगे रहते हैं तो ठंड से बच जाएंगे और उनके शरीर में जो है गर्मी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो है जल्दी चैतन्य हो जाएंगे। उसके बाद जो है इनको माँ का जो पहला दूध होता है, जिसको खीस हम लोग बोलते हैं, ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन तक जो बच्चे माँ का खीस अगर अच्छी तरह से पी लेते हैं तो उनके अंदर जो है काफ़ी अच्छा उनका स्वास्थ्य हो जाता है और रोग से लड़ने की क्षमता भी उनकी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है ये माँ का दूध जो है अपना प्रॉपर पीते रहेंगे। जब बच्चे जो है 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन के हो जाएं तो उसके बाद जो है इनको थोड़ा सा दाना भी देना चाहिए। क्रश दाना जो होता है, क्रिप राशन कहते हैं, उसको राशन बनाने के लिए आपको इसमें जो है 20 भाग जो है चना ले लें, 25 भाग जो है इसमें आप जो है खली मिला लें, 20 भाग जो है मक्का मिला लें, और इसी तरह से जो है इसमें 17 भाग चोकर मिला लें। इस प्रकार जो है उसमें 2 भाग जो है मिनरल मिक्सचर मिला लें।
1 भाग नमक मिला लें और 35 भाग खली मिला लें। तो इस प्रकार जो है इस तरह से राशन उसको बनावें और इस राशन को जो है बच्चों को शुरू में 50 ग्राम दें और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, जैसे महीने भर के होंगे तो 100 ग्राम, फिर 1.5 से 2 महीने के हो जाते हैं तो 50-50 ग्राम हर 15 दिन पर उनकी मात्रा बढ़ा दें। और जब बच्चे जो 1 महीना के हो जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घास खाने लगते हैं, या उस मौसम में जैसे कि थोड़ा सा मुलायम पत्तियां जो भी हों चारे आरे की तो उनके मुंह में डाल के जो उनको खिलाना चाहिए। ऐसे करेंगे तो उनके रुमेन का विकास हो जाता है और पेट का विकास होगा तो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो इसी तरह से दाने की मात्रा बढ़ाते रहे। इस प्रकार अगर आप बकरियों का आहार एवं प्रबंधन जाड़े में रखते हैं तो आपका बकरी पालन इकाई बहुत अच्छी चलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम सिरनिया, जिला कटिहार के कृषक रमेश पाल, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मक्का की फसल में कटवर्म कीट के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए। तो रमेश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। किसान भाइयों, यह रब्बी का मौसम है और पहले रब्बी के मौसम में गेहूं की प्रचुरता होती थी, उसी की खेती ज़्यादा होती थी। गेहूं को रिप्लेस करके मक्का की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन वह लाभ हानि में भी बदल सकता है यदि वो अपने खेत को कीड़ों से नहीं बचा पाए। तब मक्का में इस सीजन में सबसे अधिक नुकसान देने वाला कीट है उसका कजरा पिल्लू या कटवर्म। यह कीट जो है आक्रमण करता है खेतों में, रात के समय निकल करके पौधे छोटे छोटे होते हैं उसी को वह काट करके जमीन की सतह से गिरा देता है। कटवर्म जो है एक ऐसा कीट है जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, इतना नुकसान करेगा जितना खाएगा नहीं, उससे अधिक काट काट करके गिरा देता है। एक चीज़ आप जानते हैं कि मक्का में पौधों की संख्या पर ही आपको ज़्यादा उपज की संभावना रहती है। गेहूं में एक आध पौधा काट भी दिया उससे उपज में उतना ह्रास नहीं होता है, लेकिन मक्का में यदि एक पौधा काट दिया तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए यह कीट जो भयंकर है और हमारी मक्का की फसल को नुकसान करता है। इसकी मादा वैसे इलाके में जहाँ पानी लगता है तो इसकी मादा वैसे जगह पर अधिक अंडा देती है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम अपनी खेती करेंगे। हम सबसे पहले आपको आग्रह करेंगे कि मक्का लगाने के जस्ट बाद आप फेरोमोन ट्रैप लगा दें, जिससे कि इसका मादा अंडा देने से पहले ही मादा आकर्षित होकर के आपके खेत में अंडा न दे पाए। दूसरा क्या है कि यदि लाइट ट्रैप आप लगाएंगे तो उसमें मेल और फीमेल दोनों आकर्षित होकर के आएंगे और उससे भी इसकी जनसंख्या कम हो जाती है। उसके बाद खेत की तैयारी के समय आप उसमें यदि जीवाणु कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो मेटाराइजियम एनिसोफ्ली का 2 किलो प्रति एकड़ की दर से 50 किलो 60 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके अंतिम जुताई के समय उससे पहले उसमें खेत में बिखेर करके जुताई करके पाटा दे करके उसके बाद आप बुआई करेंगे तो इससे आपका इस कीट से आपकी फसल को बच जाएगी। रासायनिक करना चाह रहे हैं या आपको जीवाणु नहीं मिल रहा है तब रासायनिक भी करना है और उसमें आपको क्लोरपायरिफॉस 2 लीटर प्रति एकड़ इसको भी धान की भूसी या मिट्टी में या गोबर की खाद में मिला करके समान रूप से खेत में बिखेर करके जोत करके उसके बाद बुआई करेंगे तो इससे भी आपकी फसल कटवर्म से बच जाएगी। किसान भाई इसका प्रयोग कीटनाशक का नहीं कर पाए हैं बुआई से पहले और लगने के बाद इसका आक्रमण हो गया है, तब एक तरीका है कि 2 लीटर क्लोरपायरिफॉस 30-35-40 किलो धान की भूसी और 2 किलोग्राम छोवा गुड़ जो लाल होता है उस गुड़ को मिला करके अच्छी तरह से
और जो लाइन में आप लगाए हुए हैं उसी लाइन पर उसको एक एक करके भुरक दें, तो रात को यह निकलेगा और उस छोवा मिश्रित दवा मिश्रित भूसी को खाने का प्रयास करेगा और उसी से वह मर जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। एक चीज़ और है किसान भाई कि यदि आप दिन में सिंचाई कर देते हैं मक्का में, तो रात में जो ढेला के अंदर छिपा हुआ रहता है कीट, वह भी उसके अंदर दब करके रह जाता है और रात को निकलने में वह असमर्थ हो जाता है। यह भी एक तरीका है। या सिंचाई के साथ क्लोरपाइरीफॉस को आप उसमें मिला दें एक टिन में, नीचे छेद करके उसमें बत्ती लगा करके और एक कैलिब्रेट करके कि 1 एकड़ में कितना दवा जाएगी और सिंचाई के साथ उसमें आप डाल देंगे तो सिंचाई के पानी के साथ ज़मीन के अंदर भी दवा प्रवेश कर जाती है और उससे भी आप कटवर्म के लार्वा को आप मार सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस तरह से कृषक बंधु आप बताई गई विधियों को अपनाएंगे तो आप पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, आप अपनी फसल को भी बचाएंगे और उससे आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180040254085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।